जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एम.के. साहू क्लासेस में स्वागत है। आज ये जीएस पॉइंटर का जो सामान्य भूगोल चल रहा था, घटना चक्र पे आधारित था। इसमें आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 9 में कृषि एवं हरित क्रांति। कृषि एवं हरित क्रांति से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, वन लाइनर हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे जो अब तक के इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चाहे वो कृषि हो, चाहे हरित क्रांति हो या कृषि विविध, तो इससे रिलेटेड चूँकि वीडियो छोटा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब तक जितने भी क्वेश्चन इन टॉपिकों से बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कृषि के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है या पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारतीय कृषि का इतिहास, एक पुस्तक है जो कि भारतीय कृषि का इतिहास, और इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था एम.एस. रंधावा ने। किसने लिखा था? एम.एस. रंधावा ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स अर्थात कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों, तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की जो कुल संख्या है वो दोस्तों है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण पर आधारित है और इसमें कह रहा है, कथन ये कह रहा है कि भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि पर आधारित है। तो ये सही है। कारण आर कह रहा है कि इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, अर्थात इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। तो कारण भी आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की 20 प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पाद लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में बाधाएं हैं, और वो बाधाएं हैं निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की, उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों की और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GBPAU पंतनगर, ये पंतनगर में ये कृषि विश्वविद्यालय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि खदानों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय जो उनका आर्द्रता अंश होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो कटाई के समय उनका जो आर्द्रता अंश होना चाहिए वो 14% से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट जो निरूपण है वो है नेट बुआई क्षेत्र 47%, वन की अगर बात करें तो 23% और अन्य क्षेत्रों में 30%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि में युग्म पैदावार का जो आशय है वो क्या है? तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय कि विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से है। कोई भी मौसम हो उसमें ये 2 फसलें उगा रहे हैं तो वो कृषि में युग्म पैदावार कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। मिश्रित खेती की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख जो विशेषता है वो है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, अर्थात पशुपालन और शस्य उत्पादन दोनों एक साथ करना जो है मिश्रित खेती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता तथा बड़े खेतों की प्रधानता में से भारतीय कृषि की जो विशेषता नहीं है वो क्या नहीं है? तो वो नहीं है बड़े खेतों की प्रधानता। बड़े खेतों की जो प्रधानता है वह भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि कथन कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में जो रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये सही है। कारण आर कह रहा है कि इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है, तो ये भी सही है। अर्थात
जो पारंपरिक कृषि है इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत शामिल नहीं होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि एवं भूजोत का छोटा आकार में से एक भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। क्या नहीं है? तो सहकारी जो कृषि है वह भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। बाकी जनसंख्या दबाव भी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है और भूजोत का छोटा आकार भी जो है कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण है। लेकिन जो सहकारी कृषि है ये भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संकर अर्थात चालू जोतों का सबसे बड़ा जो औसत आकार है वो क्या है? तो भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा जो आकार है वो है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को समझा जाता है, तो भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, जीविकोपार्जन का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन है। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन है कि भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र जो है वो वर्षा द्वारा पोषित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े जो उपभोक्ता हैं वो कौन कौन से हैं? तो भारत में रासायनिक उर्वरक के दो सबसे बड़े जो उपभोक्ता हैं, एक तो आपका उत्तर प्रदेश है और दूसरा है आंध्र प्रदेश। ये सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए जो उपयुक्त फसल है वो कौन सी है? तो नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए जो उपयुक्त फसल है वो है ढेंचा। ढेंचा का प्रयोग करके जो है हरी खाद तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ढेंचा, सनई, बोड़ा यानी लोबिया तथा ग्वार जैसे हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये सबसे अधिक लोबिया में पाई जाती है अर्थात बोड़ा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए संतुलित उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना तथा विदर्भ में से दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का जो क्षेत्र पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये दोस्तों पाया जाता है तमिलनाडु तट में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधनों में सबसे जो संपन्न राज्य है वो कौन सा है? तो पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में जो अग्रणी राज्य है वो कौन सा है? तो भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में सबसे आगे जो अग्रणी राज्य है वो है आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित खेती में सन्निहित है, हरित खेती में क्या सन्निहित है? तो हरित खेती में सन्निहित है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ये शामिल है हरित खेती में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नकदी फसल पर बल तथा आय असमानता में वृद्धि एवं आर्थिक सहायता में कटौती, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेज ग्राम संकल्पना यानी शेड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख जो उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ये दोस्तों वर्णन करता है किसानों को गुणवत्ता बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता योग्य बीज उपलब्ध कराना। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एग मार्क है। एग मार्क क्या है? एग मार्क दोस्तों ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। एग मार्क गुणवत्ता जो गारंटी की मोहर है। अब हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड जो है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर आपके अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एज ए वन लाइनर में हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हरित क्रांति की नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी और ये प्रारंभ की गई थी 7वें दशक के दौरान।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है। तो सदाबहार क्रांति जो है ये भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। ये लाई गई थी एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा, जो कि भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये संबंधित है। तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ये विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये है नॉर्मन ई बोरलॉग। वहीं बात करें कि हरित क्रांति से जो गहरा संबंध रहा है वो डॉक्टर स्वामीनाथन का रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से आशय क्या है? तो हरित क्रांति से अभिप्राय है कि उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम ये हरित क्रांति से आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोटे अनाज दलहन गेहूं एवं तिलहन में से हरित क्रांति से संबंधित है। तो हरित क्रांति से संबंधित है गेहूं उत्पादन। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो है लाभ हुआ है गेहूं का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सबसे अधिक जो प्रगति की है वो प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य जो पादप या फसल थी वो कौन सी थी? तो हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल थी वो थी मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं ने जो है हरित क्रांति में प्रमुख और जो है पादप फसल थी। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है। तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हरित क्रांति के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं? तो हरित क्रांति के घटक हैं उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, दूसरा है सिंचाई ग्रामीण विद्युतीकरण और तीसरा है ग्रामीण सड़कें और विपणन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन, ये जो कि कथन पर आधारित है, कथन कारण पर। तो कथन ये कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ये सही है। कारण आर कह रहा है भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो ये भी सही है, अर्थात कारण भी सही है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है इसमें दोस्तों कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियां शामिल हैं। इंद्रधनुष क्रांति का जो संबंध है कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियां हैं वो सारी क्रांतियां शामिल हैं इंद्रधनुषीय क्रांति में। अगला क्वेश्चन जो कि सुमेलन पर आधारित है, सही सुमेलन। इसमें एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ है और एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है और सुमेलन भी सही है। जैसे खाद्य उत्पादन में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। मत्स्य पालन में वृद्धि यदि होती है तो उसे नीली क्रांति के नाम से, और उर्वरक क्रांति को भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। वहीं उद्यान कृषि को सुनहरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन वन लाइनर पूछे जाते हैं, तो मैचिंग के साथ साथ वन लाइनर भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। तो जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल जो विकसित किया गया था वो विकसित किया गया था जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये कह रहा है कि झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? तो झूमिंग कृषि या पैड़ा पद्धति संबंधित है जंगल काट कर सूखने को छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झूमिंग सर्वाधिक व्यवहार में आता है। ये दोस्तों नागालैंड में सबसे ज्यादा झूमिंग कृषि की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चलवासी कृषि जिन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है वह राज्य कौन कौन से हैं। तो चलवासी कृषि जो है असम तथा झारखंड राज्यों की पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है, असम एवं झारखंड। अब कृषि से रिलेटेड जो विविध क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं और इसमें सही सुमेलित है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है और एक तरफ उत्पादन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ से जो सही सुमेलन वाले हैं यहाँ से आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा केरल राज्य का जो उत्पादन है वो टैपियोका है। गुजरात राज्य की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में पटसन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। वहीं गुजरात राज्य में देखा जाए तो मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन भी सही सुमेलन पर आधारित है, एक तरफ फसल दिया हुआ, एक तरफ बृहत्तम उत्पादन दिया है। जैसे आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में होता है। नारियल की बात करें, नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये दोस्तों केरल में होता है। केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन तमिलनाडु में। वहीं तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो आपके आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में सर्वाधिक आलू का जो उत्पादन होता है वो आपके उत्तर प्रदेश में होता है। देखिए वन लाइनर भी यहाँ पूछा गया है, ऊपर आपके मैचिंग में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो तिरची में स्थित है। कहाँ? तिरची में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खाद्यान्नों का उनके उत्पादन यानी मिलियन टन में का सही जो ह्रासमान क्रम है वो है चावल, उसके बाद गेहूं, फिर मोटे अनाज और उसके बाद दाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। तो वह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वह राज्य जो कपास के उत्पादन में, मूंगफली के उत्पादन में तथा नमक के उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो वो राज्य आपका है गुजरात। गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन, मूंगफली का उत्पादन तथा नमक का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि सही सुमेलन है, एक तरफ सूची फर्स्ट में कृषि उत्पादन दिया है, सूची सेकंड में अग्रणी उत्पादक दिया हुआ है। जैसे चना का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, काले मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल राज्य करता है, वहीं अनानास का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। अगला क्वेश्चन भी सही सुमेलन पर आधारित है जो कि सूची फर्स्ट में फसल दिया हुआ है, सूची सेकंड में फसल नाशक जीव दिया हुआ है। जैसे चावल का जो फसल नाशक जीव है वो है घुंडी, मतकुड़ और गेहूं में एफिड। गन्ना का अगर देखा जाए तो शीश पर रोह वेधक शलभ जो जीव है और चने का गोलक शलभ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सही सुमेलन है, एक तरफ दिया है सूची फर्स्ट में फसल का नाम, सूची सेकंड में बीमारी का नाम। जैसे गन्ना में कौन से रोग लगता है तो गन्ना में रेड रॉट रोग जो है ये दोस्तों गन्ना में लगता है। धान की बात करें तो धान में जो रोग लगता है उस रोग का नाम है खैरा। अरहर का कौन सा रोग है तो अरहर में उकटा या बिल्ट रोग लगता है। वहीं आलू की अगर बात करें तो आलू में झुलसा या लेट ब्लाइट रोग लगता है, बीमारी है इसकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित बाल रोग पाया जाता है, ये पाया जाता है बाजरे में। हरित बाल रोग जो है ये बाजरे में लगने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना या अरहर और फरास बीन ये आते हैं त्रिपादप कुल के अंतर्गत। त्रिपादप कुल के अंतर्गत गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीन आते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था कि 2015-16 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन था तो 251.57 मिलियन टन था। यानी ये क्वेश्चन उस समय जब पूछा गया था तो उस समय का करंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में फल उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है तो विश्व में फल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। वहीं बात करें भारत का सर्वाधिक पटसन का उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा भारत में पटसन का उत्पादन कहाँ होता है तो ये आपके होता है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है। तो भारत में जूट उद्योग जो है ये प्रमुख रूप से केंद्रित है पश्चिम बंगाल में।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के निचले मैदानों की ये विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है और इस क्षेत्र के लिए सबसे जो उपयुक्त फसल युग्म है वो है धान और जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जूट का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो कहाँ है? तो भारत में जूट का जो सबसे अधिक एरिया है वो आपके पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वर्ष भर बोई जाने वाली जो फसल है वो दोस्तों है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मक्का के लिए जो सही कथन है वो क्या है? तो मक्का के लिए सही कथन दिया हुआ है कि मक्का का जो मंड है, मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से एल्कोहली पेय उत्पाद जो है तैयार किया जा सकता है। ये मक्का से जो रिलेटेड सही कथन है वो दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मक्का की फसल पकने की जो अवधि है वो कितने दिन में मक्का तैयार हो जाती है? तो मक्का की फसल जो पकने की अवधि है वो दोस्तों 110 दिन में मक्का जो है रेडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि C4 पौधा कौन सा है? तो C4 पौधा मक्का जो है एक C4 पौधा है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 3 शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो भारत में 3 शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज़्यादा कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर बिहार में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड ये आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, किसकी हैं? तो शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड ये आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट पूछे गए हैं और बार बार रिपीट किए गए हैं, तो अपकमिंग एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में केसर का जो वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? तो भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर जो उत्पादन होता है जम्मू और कश्मीर राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, तो ये उत्पन्न होती है कहाँ? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन जो कि सुमेलन पर आधारित है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित किया गया है। सूची फर्स्ट में फसलें दी हुई है और सूची सेकंड में भौगोलिक परिस्थितियां दी हुई हैं। जैसे जौ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो है ठंडी जलवायु होनी चाहिए तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा हो, तो वहाँ जौ की फसलें उगाई जाती हैं। चावल की बात करें तो चावल में तप्त और नम्र जलवायु होनी चाहिए और उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। वहीं मिलेट ज्वार बाजरा आदि के बारे में अगर देखा जाए तो तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। और चाय की यदि बात करें तो चाय के लिए गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता वाले क्षेत्र होने चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है वो कौन सा है? तो वो फसल चक्र है धान मक्का गेहूं। धान मक्का गेहूं ये उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाने वाला जो है फसल चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? तो भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है विल्सन को। अगला क्वेश्चन सुमेलन पर आधारित है और एक तरफ दिया है सूची फर्स्ट और एक तरफ दिया है सूची सेकंड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दिया है जैसे काफी बोर्ड का जो बोर्ड बनाया गया है बंगलोर में बनाया गया है। रबड़ बोर्ड कहाँ है? कोट्टायम में है। चाय बोर्ड कोलकाता में है। वहीं तंबाकू बोर्ड की बात करें तो गुंटूर में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। और विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है चीन और दूसरे नंबर पर है भारत। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आम की बीज रहित जो प्रजाति है वो कौन सी है? तो आम की बीज रहित प्रजाति का नाम है सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आम की वह किस्म जो दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है वो कौन सी है? तो आम की वो किस्म है जो दशहरी एवं नीलम की क्रॉस से विकसित की गई है वो दोस्तों है आम्रपाली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ललित उन्नत जो किस्म है वो कौन सी है? तो ललित उन्नत किस्म है अमरूद की। ललित उन्नत किस्म ये अमरूद की किस्म है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आम की नियमित फसल वाली जो प्रजाति है वो कौन सी है। तो आम की नियमित फसल वाली जो प्रजाति है वो दशहरी 51 और बेंगालोरा, तोतापरी, नीलम, आम्रपाली आदि, ये जो प्रजातियां हैं ये आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंचन एक उन्नत किस्म है, किसकी है। तो कंचन एक उन्नत किस्म है आंवले की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केले का अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है। तो केले का सबसे ज्यादा उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार एक कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है। तो प्रसंस्करण हेतु आलू की जो सबसे अच्छी किस्म है वो है कुफरी चिपसोना 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीत से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। और ये फसलें हैं केवल चावल, गेहूं, दलहन, बाजरा एवं चारा की फसलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह फसलें जो अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं। तो वो फसलें हैं मोटे अनाज तथा चावल। मोटे अनाज और चावल ये निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वो कहलाता है। तो वो कहलाता है प्रकंद। प्रकंद यानी अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है उसे प्रकंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनाज के दानों का जो उत्पाद है वो है ओट मील। ओट मील जो है ये अनाज के दानों का उत्पाद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मड़ुआ जिसे कोदा कहते हैं का निर्यात जिस देश में अधिकांशतः किया जाता है वह देश कौन सा है। तो जापान में सबसे ज्यादा इसका निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुखतः वर्षा आधारित जो फसल है वो कौन सी है। तो प्रमुख रूप से जो वर्षा पर आधारित फसल है वो दोस्तों है मूंगफली, तिल एवं बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो फसलें जो दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो ये दोस्तों हैं लोबिया, अरहर एवं मूंग जो कि हरी खाद के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य जिसमें सर्वोत्तम जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं, जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मूल उद्योग विकसित कर सकता है। तो वो दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य किसे घोषित किया गया है। तो ये जैविक राज्य घोषित किया गया है सिक्किम को पूर्ण रूप से जैविक राज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात राज्य की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो गुजरात राज्य की विशिष्टताएं हैं कि इसकी उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है तथा उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्वार यानी क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने जो है महत्व का स्थान प्राप्त किया। और इस संदर्भ में जो सही कथन है वो ये है कि इसके बीजों से निर्मित गोंद शैल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये सही है कि भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कारण आर कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। तो आर गलत है, अर्थात कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य जो क्रमशः हैं तो वो हैं भारत में कुल मत्स्य के मामले में मत्स्य उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हैं वो है पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि PBW 343 और DBW 17 ये प्रजातियां हैं गेहूं की। ध्यान रखिएगा गेहूं की ये प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धान की जो खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो धान की खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आम का उत्पादन करने वाला जो प्रमुख राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत में आम का उत्पादन करने वाले जो प्रमुख राज्य हैं वो दोस्तों है आपके उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के फल उत्पादन में भारत का जो योगदान है वो दोस्तों लगभग में 15% है। पूरे विश्व का लगभग 15% फल का उत्पादन भारत करता है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा जो है कृषि से रिलेटेड, हरित क्रांति से रिलेटेड और कृषि से जो रिलेटेड विविध पोर्शन था वो चीज़ हम लोगों ने देखा, जो कि अब तक क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें एज ए वन लाइनर के रूप में देखा गया। और बस ये खत्म होने वाला है लगभग में 2-3-4 लेक्चर में। हमारा जीएस पॉइंटर जो सामान्य भूगोल भारत का चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो है इसमें शुरू करेंगे जो है रीजनिंग। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।